हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बार स्लाइड देख लेते हैं। देखो, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारा अपन कर चुके थे। अब अपन को स्टार्ट करना है कहाँ से? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही इजी सा टॉपिक है, तुम लोग को आता भी होगा, बस अपन एक बार क्विकली फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है जो प्लांट्स हैं, जो अपने प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इफ आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो स्पेशली उनके पास फ्लावर है भाई, उन्होंने स्पेशली फ्लावर डेवलप कर रखा है लाइक दिस। तो यहाँ से अगर उनके पास फ्लावर डेवलप हो रहा है तो भाई वहां तो गैमेट बनेंगे, गैमेट बनेंगे तो फ्यूजन होगा, फिर प्रॉपर सीड बनेगी। तो ये मेथड तो रिप्रोडक्शन किसके लिए है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब मैं आऊं अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्रॉपर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म ना यूज करते हुए यहां पर हम टर्म यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए प्लांट के पास तीन मेन पार्ट होते हैं, तीन मेन पार्ट से करता है। पहले वो करता है लीफ से, सेकेंड वो करता है स्टेम से, और तीसरा रूट से, ठीक है। तीन पार्ट से, लीफ, स्टेम एंड रूट, इन तीनों पार्ट से प्लांट चाहे तो रिप्रोड्यूस कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं तुम हर चौथे प्लांट को उठा के उसकी स्टेम, रूट एंड लीफ से ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दो। नो, स्पेसिफिक प्लांट में स्पेसिफिक पार्ट से होता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं अपन बिल्कुल पहले, देखो स्टार्ट कर रहे हैं अपन किससे? रूट से। पहला मैंने तुम्हें बताया ना, रूट होगा या तो स्टेम होगा या लीफ होगा। अब देखो रूट जो है, रूट के एग्जाम्पल तुम लोग नोट कर लो, ये कॉमन एग्जाम्पल्स जो चलते हैं, स्वीट पोटैटो, डहलिया, एस्पेरेगस। अब इसमें होता क्या है? देखो ये जो पार्ट है, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये तुम हिंदी में इसको बोलते हैं शकरकंद, जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो पार्ट होता है वो बेसिकली रूट होता है, ठीक है। रूट का मॉडिफाइड पार्ट है जो कि फूड को स्टोर करता है। देखो प्लांट्स के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, इन मल्टीपल पार्ट्स में फूड स्टोरेज भी कर लेता है प्लांट, और उससे ही कमाल की बात है, फूड स्टोर करने के बाद रिप्रोड्यूस भी कर लेता है प्लांट। देखो प्लांट कितने मजेदार हैं। इसमें से पहला एग्जांपल जो तुम देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये रही हमारी एक शकरकंद, ठीक है। शकरकंद में ये जगह जगह पे छोटे छोटे, जैसे आलू में होता है ना, एग्जैक्टली सेम शकरकंद में भी होता है। द ओनली डिफरेंस इज आलू अपना स्टेम होता है और शकरकंद हमारा मॉडिफाइड रूट होता है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे छोटे छोटे से प्लांटलेट उगना स्टार्ट हुए, यंग यंग प्लांटलेट। अब जैसे इनको प्रॉपर सॉइल मिल जाएगी, ये पूरा प्रॉपर प्लांट बन जाएंगे। इन शॉर्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस होल प्रोसेस, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? बेसिकली जो प्लांट के दूसरे पार्ट हैं, फ्लावर को छोड़ के जो दूसरे पार्ट्स हैं, उनसे अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इफ नेक्स्ट चीज कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, क्या हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं? तो हाँ, आप बोल सकते हो, इसको आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, बट टर्म असेक्सुअल यूज करने की जगह ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल देख लो। देखो ये भी एक पार्ट है अपना, ये देखो ये रूट का पार्ट ही है बेसिकली, इसमें फूड स्टोर हो रहा है, फूड स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से अगेन छोटा छोटा सा प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो गया। जब इसको प्रॉपर सॉइल मिलेगी, अगेन ये एक प्लांट बन जाएगा। तो पहला पार्ट जो आपने अभी पढ़ा वो है रूट, और रूट की हेल्प से प्लांट ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट देखो, देखो नेक्स्ट पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में है, दैट इज स्टेम। स्टेम बेसिकली अगर देखो तो क्या होता है? मेनली शूट पार्ट का मेन पार्ट होता है स्टेम, और स्टेम से ही अलग अलग पार्ट निकलते हैं, कहीं से लीव्स निकलती हैं, कहीं से ब्रांचेस निकलती हैं, फ्रूट उग रहा है, बड उग रहा है, फ्लावर उग रहा है, सब कुछ स्टेम पे हो रहा है। पर कुछ प्लांट इस तक से रिप्रोड्यूस करना जानते हैं। देखो कैसे? आलू, सबसे पहला तो आलू, ये रहा आपका आलू, ठीक है। इस पोटैटो में ऐसे छोटे छोटे से आईज होती हैं, है ना, ऐसी ऐसी सी। इनमें क्या होता है? बेसिकली कलर चेंज करके दिखाती हूँ, तुमने भी नोट किया होगा, ज्यादा टाइम तक जब अपने घर में आलू रखे रहते हैं तो इनमें ये जो पार्ट्स होते हैं जिन्हें आई बोलते हैं, इनमें छोटे छोटे से ऐसे ग्रीन ग्रीन सा ग्रो करना शुरू कर देता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये ही आगे जाके किस में डेवलप हो जाएगा? छोटे से प्लांटलेट में। प्लांटलेट क्या होता है? अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो प्लांटलेट टर्म क्या होता है,
तो प्लांटलेट वर्ड बेसिकली क्या है, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना पौधा इज कॉल्ड एज प्लांटलेट, और जब इसको प्रॉपर अपन सॉइल वॉइल में लगा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको हम प्लांट बोल देंगे। ठीक है, सो ये टर्म में कंफ्यूज नहीं होना प्लांट प्लांटलेट में। ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये अपना जिंजर है जिसको अपन दिन भर चाय में डाल डाल के पीते रहते हैं। अदरक, अदरक भी मॉडिफाइड स्टेम है, ये बात याद रखना। इस अदरक में भी अगर तुमने नोटिस किया हो तो इस तरीके के तुमको कंटिन्यूसली ऐसे पैटर्न दिखते हैं, तुमको ये पैटर्न दिखते हैं। इन्हीं पैटर्न्स में से नोड इंटर नोड का डिफरेंस याद कर लो। इन पैटर्न्स में से अगर आप एक प्लांट को देखते हो, देखो जैसे मैंने सपोज करो ये एक प्लांट का कोई पार्ट बनाया, एक पार्ट जहां से कोई ब्रांच या लीफ या कुछ भी ग्रो करता है उस पार्ट को हम बोलते हैं नोड। उस पार्ट को आप क्या बोलते हो, नोड। फिर अगेन एक डिस्टेंस बाद आपको एक और पार्ट मिलेगा जिसको भी तुम क्या बोल दोगे, नोड। ठीक, आगे देखो, इन दो नोड के बीच में जो जगह बचती है, देखो सिंपल सा है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। नोड इंटर नोड सबसे सिंपल टर्म होते हैं। ये एक प्लांट का ओवरऑल स्टेम है, ठीक है। यहां से सपोज करो कुछ पत्ती या ब्रांच वगैरह निकल गया, फिर यहां से भी कोई पत्ती या ब्रांच वगैरह निकल गया, बीच में ये खाली स्पेस आ गई। ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं करेगा, तो ये जो स्पेस है जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा और ये दो इंटरनोड्स के बीच में है, इसी रीजन को हम बोल देते हैं इंटरनोड। नाम से कितना पता चल रहा है, सिंपल। इंटर मतलब बीच में, नोड मतलब नोड के बीच में। यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ नोड नोड पे ही चीजें ग्रो होती हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। देखो यहाँ पे इन्हीं पैटर्न्स में से तुमको एक नन्ना मुन्ना सा प्लांटलेट निकलता हुआ दिख रहा है। जब इसको प्रॉपर कंडीशन दे दोगे ये भी ग्रो कर जाएगा। इसका एकदम सेम एग्जाम्पल एक और याद कर लो, टर्मरिक। टर्मरिक पता है ना, हल्दी। हल्दी भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। इनफैक्ट अभी ठंड का टाइम चल रहा है, तुम देखना सब्जी वाले हल्दी भी ले लेके आते हैं। मतलब मैं जब छोटी थी मुझे हल्दी और अदरक में ही डिफरेंस समझ नहीं आता था, इतनी सेम दिखती थी मुझे तो वो। तो तुमको भी कभी देखना ध्यान से, जिंजर और टर्मरिक दोनों दिख जाएंगी। ठीक है, चलो तो ये हो गया पटाटो, ये हो गया जिंजर टर्मरिक। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्याज और गार्लिक जो अपन दोनों खाते हैं। देखो प्याज बेसिकली तुम खाते होंगे, ऐसा सा होता है, ये पार्ट होता है, ये होता है कंडेंस शूट। ठीक, इसके बाद आगे इसमें से इस तरीके से ये मॉडिफाइड इंटरनल लीव्स होती हैं, समथिंग लाइक दिस। अगर इसको भी तुम, और इसमें छोटी छोटी सी रूट्स ही निकलती हैं, इसको भी जब आप प्रॉपर सॉइल दे दोगे, ग्रोइंग कंडीशंस दे दोगे, तो इसमें से भी क्या ग्रो कर जाएगा, एक नया प्लांट। इस तरीके से प्रॉपर एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है इस प्याज में से भी। सेम स्ट्रक्चर लहसुन का भी होता है, तुमको याद ही है। ये प्याज और लहसुन दोनों एक जैसे से ही दिखते हैं ना, तो ग्रोइंग पैटर्न भी दोनों का सेम है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कंडेंस्ड स्टेम, ये याद रखना है। ठीक है, चलो आगे आओ। कोलोकेशिया, अरबी। अरबी खाते हो कभी, खाई भी होंगी, ये रही अरबी आपकी कोलोकेशिया। इसमें क्या होता है, तुमने नोट किया हो तो जो बड़ी वाली अरबी होती है ना, उसमें छोटे छोटे से और छोटी छोटी अरबियों के सब यूनिट्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये जैसे ये मेन अरबी है, फिर उसमें से ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स निकले हुए ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। अब क्या होता है, ये छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, इनमें से भी समय आने पे जब तुम इन्हें रख दोगे थोड़े दिन तक, ऐसे भी को सेम आलू की तरह ही रखना है, आलू की तरह भी थोड़े दिन तक रख देते हैं ना, तो इनमें से भी छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से ऐसे तुमको छोटे प्लांटलेट्स दिखने लग जाएंगे। फिर अगेन ये भी एक पूरे प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे स्टेम से ही प्लांट बनने की शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, बस प्लांट पार्ट से नया प्लांट बन गया, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसी का ही एक और एग्जाम्पल तुम याद कर सकते हो, शुगर केन, गन्ना। गन्ना तो अपन सभी खाते हैं। गन्ने में कॉमनली यही होता है, गन्ने का क्या करते हैं, जब खेती वेती पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ये पहले तो गन्ने वन्ने काट लेते हैं और छोटा छोटा सा गन्ने का हिस्सा छोड़ देते हैं जिसमें नोड्स हो। ठीक है, जैसे गन्ना है, इसमें नोड एरिया है, इसको छोड़ दो। अब थोड़े टाइम बाद इसमें से ही नया प्लांट बन जाएगा। तो क्योंकि आपने यहाँ पे कोई सीड थोड़ी डाली, तुमने कोई सीड नहीं डाली, बस अपने आप ही नया प्लांट बन गया, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आओ, देखो नेक्स्ट आता है लीफ। पत्तियों से कैसे कुछ प्लांट रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ये इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ये वाला ब्रायोफाइलम। ये जो दिख रही है तुम्हें पत्ती सुंदर सी, क्या है, ये लीफ है। ठीक है, ये लीफ के मार्जिन है, दिख रहे हैं अपन को, ये लीफ है और ये लीफ के मार्जिन है।
अब इन लीफ के मार्जिन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना छोटे छोटे से प्लांटलेट्स ग्रो कर जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये लो, देखो समथिंग लाइक दिस, छोटे छोटे से प्लांटलेट्स ग्रो कर जाते हैं। और अगेन जब ये पत्ती सूखे, देखो यार सिंपल सी बात है, ये पत्ती सूखेगी कभी ना कभी तो नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो सॉइल से कांटेक्ट होगा, सॉइल से कांटेक्ट होगा तो इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल से जाकर फाइनली अटैच हो जाएंगी और हर एक इंडिविजुअल नया प्लांटलेट बन जाएगा। बस सिंपल एग्जाम्पल। नेक्स्ट ये जो तुम पत्ती देख रहे हो ये किसकी है? बेगोनिया की। दो ही एग्जाम्पल आते हैं, लीफ के केस में तो दो ही एग्जाम्पल है इनके, ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। ये देखो ये रही पत्ती और यहाँ से देखो ये निकल रहे, ये देखो निकल गए लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो है लीफ, ये नीचे वाली लीफ, इससे निकल रहा है एक नया प्लांट। कितना इजी है। सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो अभी आपने देखा था वहां पे क्या आपको कुछ करना पड़ रहा है? ध्यान से सुनना, जितने तुमने अभी एग्जाम्पल देखे मैं एक बार तुम्हें वापस दिखाती हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ से शुरू किया था हमने, ये रूट, क्या आप गए थे ऐसे इसको कुछ करने? कुछ भी नहीं करने गए आप। इस केस में कहीं तुम गए थे कुछ करने? नहीं गए। यहाँ तुम कुछ करने गए थे? नहीं गए। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका, हमारा, किसी का भी, फार्मर का कुछ रोल नहीं होता, वैसी टाइप की वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ गए तुमको? तो अभी जो तुमने पढ़े वो सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो नेचर खुद कर रही है। ठीक, अब हम आते हैं यार, हम ना इंसान है, हमें मजा ही नहीं आता नेचर जब हर कुछ खुद से चला रही होती, हम हर चीज को खुद के अकॉर्डिंग चलाना सीख ही लेते। तो इस पूरे मैकेनिज्म को भी हमने कंट्रोल करना सीख लिया और हमारे पास एक और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ लो, जहां आर्टिफिशियल आ गया यानी कि हमारा तुम्हारा रोल आ गया, हम इसको कर रहे हैं, प्लांट इसको खुद से नहीं कर रहा। देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तीन मेथड होते हैं टोटल। पहला होता है कटिंग, ठीक है। सेकेंड मेथड होता है लेयरिंग, ओके। और तीसरा मेथड होता है ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इजी। चलो आगे आओ। देखो पहला मेथड दिख रहा है तुम्हें, कटिंग, ये सबसे कॉमन मेथड है। ओ ये देखो कटिंग, ये सबसे कॉमन मेथड है। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, देखो तुमने भी कई बार नोटिस किया होगा, इनफैक्ट अपन लोगों ने भी कभी ना कभी तो किया ही होगा। हम किसी के घर गए, ठीक है, हमने उनके वहां पे रोज का प्लांट देखा, हमको बढ़िया बहुत मजे आया, यार ये तो बहुत सुंदर फ्लावर दे रहा है ना। तो बहुत सारी आंटी जी ऐसे करती हैं कि इसकी छोटी सी डंडी काट के दे दो ना, डंडी काट के दे दो ताकि हम भी घर में उगा लेंगे। ऐसा कॉमन होता ही है ना। जो मैंने तुमको शुगर केन का एग्जाम्पल दिया ना, वो बेसिकली कटिंग के अंदर आ जाता है, क्योंकि नेचुरली तो शुगर केन ऐसे कटा कटा खड़ा हुआ नहीं रहता। सो जो शुगर केन है, जो एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया था इससे पहले, शुगर केन वो इधर डाल दो, क्योंकि अपन काट के कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब क्या होता है, ये रहा प्लांट, तो तुमको पता है, देखो यहां से अगर ब्रांच निकल रही है तो ये एरिया क्या है? नोड। फिर देखो इधर से यहाँ पे भी, यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही थी तो ये एरिया भी नोड हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, इस पे अच्छे खासे नोड, इंटरनोड दोनों दिख रहे हैं तुमको। तो एक ऐसी डंडी काट लो, अगर आप चाहते हो कटिंग करना तो एक ऐसी डंडी काटो जिसमें नोड होनी चाहिए। ये जो मैंने पॉइंट बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से ये जो प्लांट था इससे एक डंडी कट करी, ठीक है, इस डंडी को कट किया और इसमें देखो पत्तियां हैं, पत्तियां होने का मतलब यहाँ पे नोड है। तो एक ऐसी डंडी काटो जिसमें नोड हो, ओके। अब तुम इस डंडी को लो, बढ़िया मिट्टी लो, मिट्टी में लगा दो और उसको ढक के अच्छे से पानी वानी डाल के, खाद वाद डाल के छोड़ दो। अपने आप थोड़े दिन बाद इसके अंदर एडवेंटिश रूट्स आ जाएंगे। देखो इसके अंदर, इस कलर से दिखा रही हूँ मैं, रेड से, अपने आप थोड़े दिन बाद इसमें रूट्स आ जाएंगी। ये जो पहली रूट आती है इसके अंदर, जो पहली बारी आती है, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। और एडवेंटिशियस रूट थोड़े टाइम बाद जब अपनी अच्छी पकड़ बना लेती है ना सॉइल में, तो मस्त बढ़िया रूट बन जाती है। समझ गए तुम बात? वापस सुन लो एक बार। क्या किया है, ये एक प्लांट है, मेरी इच्छा हो रही है कि यार मैं तो ऐसा का ऐसा ही अपने घर पे उगाना चाहती हूँ, मुझे तो यही चाहिए। तो कुछ मत करो, उस प्लांट की एक छोटी सी डंडी काट लो, एक ब्रांच काट लो और उस ब्रांच में नोड होना चाहिए। ये याद रखना, ऐसा मत करना कतई खाली डंडी उठा के ले गए। मतलब जैसे एक प्लांट है, इसमें ये यूं ही डंडी उग रही है, इसको मत उठा के ले जाना, कुछ भी नहीं होगा इसमें से।
जो डंडी आप लेंगे उस पार्ट में एटलीस्ट देयर शुड बी 2 और 3 नोड्स, ओके। एंड देन इस नोड वाली डंडी को ले गए आप और बढ़िया इसको सॉइल में लगा दिया। देख लो, सॉइल में लगाने के बाद अच्छे से मिट्टी से ढक दिया, पानी वानी डाल दिया, न्यूट्रिएंट डाल दिए। बहुत सारी जगह पे, अब जो मैं लाइन बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना, बहुत सारी जगह पे बढ़िया ग्रोथ कराने के लिए, अच्छी रूट उगवाने के लिए हॉर्मोन्स का यूजेस होता है। हॉर्मोन्स यूज होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन कौन सा यूज होता है? IAA। IAA हार्मोन का फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड जो कि बेसिकली क्या है? हमारा प्यारा ऑक्सिन। और ऑक्सिन का एक काम होता है रूट इंड्यूस करना, ठीक है। तो भाई बढ़िया रूट आ जाए तो हम चाहते हैं रूट भी आ ही जाए। देखो अपन जैसे क्या है ना, सपोज करो आप और मैं एक छोटी सी डंडी लेकर आ रहे हैं, तो अगर वो नहीं भी उगेगी ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बात नहीं यार, एक और डंडी ले आएंगे, क्या दिक्कत है ना? आप पे क्या गल है? अब देखो, कोई फार्मिंग के हिसाब से ला रहा है तो भाई उसकी रूट नहीं होगी ना, तो उसको बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो वहां पे रूट इंड्यूस करवाने के लिए ऑक्सिन्स को ले लेते हैं। ऑक्सिन हार्मोन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं, उनको डाल देते हैं ताकि रूट्स आ जाए और सून एडवेंटिशियस रूट से वापस से कौन सी रूट बन जाए? बढ़िया मस्त अपनी रूट आ जाए। कौन सी वाली रूट आ जाए? मेन रूट आ जाए। सो इस मेथड को हम बोलते हैं कटिंग। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कट करके लिया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का दूसरा मेथड आता है लेयरिंग। सेकेंड मेथड क्या है? लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग क्या है? देखो प्यार से सुनो, लेयर्स ऐसे याद कर लो तुम, लेयर्स। एक प्लांट में की छोटी सी लेयर से ही तुम ऐसे याद कर लो अभी के लिए, एक छोटी सी लेयर से तुम नया प्लांट निकालोगे। कैसे? देखो ये जो एग्जाम्पल है, कहाँ, इसी को ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका जैस्मिन है, चमेली बोलते हैं। हाँ, जैस्मिन को हिंदी में शायद चमेली ही बोलते हैं। सो बेसिकली देखो ये प्लांट उग रहा है, ठीक है। इसकी एक यहाँ से जो ब्रांच निकल रही थी, उसकी जो ब्रांच है वो इजीली बेंड कर पा रही। ध्यान से सुनना, जो मैं बात बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लेयरिंग कौन सी वाली की जाएगी वो डिपेंड करता है कि जो ब्रांच तुम सेलेक्ट कर रहे हो बेंड हो सकती है कि नहीं। इधर वाली ब्रांच मस्त बेंड हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, कि बड़ी फ्लेक्सिबल है, आराम से इसको तुम बेंड करके नीचे ले जाओ। तो देखो इसको तुमने बेंड किया, सॉइल के अंदर डिग किया, अब अगेन वही होगा, थोड़े टाइम बाद कौन सी रूट निकलेगी? एडवेंटिशियस रूट निकलेगी। और अपने आप ही जब एडवेंटिशियस रूट निकल जाएगी तो देखो, तुम देखो छोटी छोटी सी पत्तियां निकलने लग गई। इधर भी देखो छोटी छोटी सी पत्तियां निकलने लग गई। थोड़ा टाइम इसको अटैच रहने दो, जब ये अपने आप पूरी रूट ग्रो कर लेगा तो इसको मेन पेरेंट प्लांट से डिटैच कर दो। ये लो, अब क्या हुआ? ये तो मेन पेरेंट प्लांट रह गया, ठीक है। ये न्यू प्लांट आ गए अपने, न्यू 1 न्यू 2। तो भाई कुछ नहीं हुआ, ना हींग लगी ना फिटकरी, कुछ मत करो, बस एक छोटी सी ब्रांच को नीचे धक्का मार के नीचे ले आओ, उस पर सॉइल बढ़िया डाल दो, थोड़े से न्यूट्रिएंट डाल दो, पानी वानी डाल दो, अपने आप ही थोड़े दिन बाद उसमें एडवेंटिशियस रूट आ जाएगी एंड अपने आप ही थोड़े दिन बाद वो पार्ट नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया, अपन ने देखा। पर ये मेथड जो है, दिस मेथड इज बेसिकली मेंट जब आपकी जो ब्रांच है वो इजीली बेंड हो पा रही है, ठीक है। दूसरी टाइप की एक और होती है, ये वाली जो होती है, इसको तो अपन बोल देते हैं माउंड लेयरिंग। दिस इज कॉल्ड एज माउंड लेयरिंग, ठीक है। एक और होती है, ये जो तुम्हें दिख रही है, दूसरी वाली का नाम होता है एयर लेयरिंग, हवा में। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ है, देख जैसे सपोज करो अपन एग्जाम्पल लेते हैं कोई से भी सिट्रस फ्रूट का ले लो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया ऑरेंज का, कोई सा भी सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब तो समझते हो ना, सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे वाले फल अपने जिनमें विटामिन सी होता है। नींबू हो गया, देन नींबू हो गया, और क्या, ऑरेंज हो गया, है ना, ये सारे मौसमी हो गए, ये सब एक ही फैमिली में आते हैं सिट्रस फ्रूट की, ठीक। तो इनकी जो स्टेम होती है ना वो इजीली बेंड नहीं हो पाती। एग्जाम्पल वापस सुनना, जैसे तुम रोज को देखते हो, रोज की तुम डंडी ऐसे खींचने की कोशिश करते हो तो क्या वो इजीली बेंड हो जाती है? क्या नहीं होती, वो थोड़ी सी बेंड होती है। ज्यादा अगर अपन उसके साथ कुश्ती करने लग जाते हैं ना, वो नीचे टूट के आ जाती है, तो वो उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ऐसे में तुम ऐसा कुछ मेथड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते भाई। जैसे ही तुम उसको खींच के नीचे लेकर आओगे ना, वो डंडी टूट जाएगी। सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन एक और मेथड डेवलप कर लिया जिसका नाम है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है? कुछ नहीं होता, देखो सिंपल है। देखो ये रहा तुम्हारा स्टेम,
ये मेन स्टेम है, इसमें से अपन ने एक जगह सेलेक्ट कर ली, ये रही अपन ने जगह सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे इसके बाहर का जो बार्क है ना उसको हटा दो, समझो तुम, ये रहा स्टेम, इसके बाहर का इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया, तो इधर का बार्क वगैरह सब हटा दो। अब यहाँ पे क्या करो, ये देखो ये जो बैग लग रहा है ना, ये बैग लगाना चाह रहे हैं अपन। इससे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स भर देंगे। देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या क्या डालते हैं मैं तुम्हें लिखवाती हूँ, हालांकि अपने आता नहीं पर फिर भी देख लो। देखो ये वाला जो मेरा स्टेम है, ये मेरा स्टेम है, ये स्टेम के इस एरिया से मैंने बार्क हटा दिया। क्या किया, बार्क रिमूव्ड कर दी मैंने, बार्क रिमूव, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो अपन को पता है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्ले लगाते हैं, इधर के एरिया में क्ले लगाते हैं, क्ले डेवलप की जाती है, इसमें कुछ क्ले होता है प्लस कुछ काव डंक होता है इसके अंदर, काव डंक गाय का गोबर, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ हार्मोन्स डाले जाते हैं, वही IAA डालेंगे हार्मोन के नाम पे अपन, ठीक है, और थोड़ा पानी वानी डाल देते हैं थोड़ा सा, प्लस मॉइस्चर, ये सारी चीजें डाल के अपन यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। और फाइनली क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक प्लास्टिक की या जो भी तुम जिससे कवर करना चाह रहे हो इससे कवर कर देंगे। देखो ये फुल एयर टाइट कवरिंग हो गई, समथिंग लाइक दिस। अब क्या होगा, क्योंकि तुमने हार्मोन दे दिए, क्योंकि तुमने न्यूट्रिएंट दे, सब जरूरत के सामान दे दिए, कुछ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर जाएगी, समथिंग लाइक दिस। देखो ये दिख रही है तुमको, ये जो रूट निकली हुई दिख रही है, दीज आर कलर चेंज कर लेते हैं, ये है अपनी एडवेंटिशियस रूट, दिस इज एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर है? चलो तुम्हें क्या समझ आया इस वाली स्लाइड से, एक बार वापस कंक्लूड कर लो। लेयरिंग एक मेथड है जिसमें कुछ नहीं करना, न हींग लगनी न फिटकरी लगनी, कुछ नहीं लगनी, बस तुम डंडी के बल पे नया प्लांट ले लोगे। देखो क्या किया। अच्छा बेटा ये बात अगर हम इस इम्पोर्टेंस के साथ समझे ना कि देखो अगर ये मेथड को फार्मर्स यूज कर रहे हैं तो कितना फायदा है यार, मतलब एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स उगा सकते हैं, तो ये इकोनॉमिक है, उनका बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा। देखो जितना ज्यादा पैसा फार्मर लगाएगा खेती बाड़ी पे, उस पर्टिकुलर खाने की चीज का रेट उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और जितनी कन्वीनियंट उसकी फार्मिंग होगी उतना ही सस्ता वो चीज हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये मेथड सबके लिए फायदेमंद है। फार्मर के लिए इकोनॉमिक रहेगा, जब फार्मर के लिए इकोनॉमिक रहेगा तो अपने लिए भी अपनी बजट बढ़ाएगा नहीं वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लेयरिंग के अंदर दो मेथड होते हैं, वन इज माउंड लेयरिंग, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया जैस्मिन, ये रहा, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया था, डंडी खींची लगाई, उसमें से नया प्लांट आ गया। और एक है एयर लेयरिंग, जिसमें क्या हो रहा है, जो डंडी है वो बेंड नहीं हो पा रही, तो अपन को थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ रहा है, बार खटानी पड़ रही है, एंड देन उसमें अपन रूट ला रहे हैं। फिर क्या होगा, देखो जब इसमें रूट आ जाएगी ना तो इसको अपन बिल्कुल ढंग से तमीज से अच्छे से काट देंगे, ये एक नया प्लांट बन जाएगा। समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अब तीसरा मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। नाम से पता चल रहा है ग्राफ्ट करना। ग्राफ्ट करना मतलब एक के ऊपर कोई नई चीज लगा देना, ग्राफ्ट करना। ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग कराते हैं लोग बहुत सारे, है ना। उसमें क्या होता है यार, ये अपनी जो खुद की स्किन है उसके ऊपर कुछ 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 लगवा लेते हैं, बहुत सुंदर दिख जाते हैं वो लोग। तो वो क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती नई स्किन चुपवा रहे हैं ना खुद के ऊपर, तो दैट इज स्किन ग्राफ्टिंग। इस सिमिलरली प्लांट्स में भी ग्राफ्टिंग होती है। उस ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, बेसिकली तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा रही हूँ। जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट नंबर 1 है कोई सा भी, और ये प्लांट नंबर 2 है। अब जब मैं कोई सा भी कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मन पड़े जो प्लांट लिया हो, एक रोज लिया और एक सनफ्लावर लिया हो, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम स्पीशीज। यानी कि तुम स्पीशीज तो सेम रखो, हद से वेराइटी चेंज कर सकते हो, डिफरेंट वेराइटी ला सकते हो। डिफरेंट वेराइटी का मतलब जैसे कि रेड रोज का प्लांट लिया है, व्हाइट रोज का प्लांट लिया है, तो तुमने स्पीशीज तो सेम रखी ना, वेराइटी तो चेंज की, वो चल सकता है। वेराइटी तुम चेंज कर सकते हो बट स्पीशीज मत चेंज कर देना, क्योंकि अगर देखो स्पीशीज तुम चेंज करोगे, एग्जाम्पल लेके चलो, एक स्पीशीज मैंने नीचे की तरफ किसका ले लिया, नीम का पेड़ ले लिया, ठीक, और उसके ऊपर मैं अगर सनफ्लावर के स्टेम्स लगाने की कोशिश करूंगी तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ पाएगा ना, एक तो डाइकॉट है एक मोनोकॉट है, तो तुमको स्पीशीज सेम रखनी पड़ेगी। यू कैन टेक डिफरेंट वेराइटी। अब क्या हुआ,
मुझे पता है कि जो मैं प्लांट ले रही हूँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे। मैं एक ऐसा प्लांट बनाना चाहती हूँ जिसमें प्लांट नंबर 1 के भी कुछ फीचर मैं चाह रही हूँ और प्लांट नंबर 2 के भी कुछ फीचर चाह रही हूँ। अब क्या करेंगे, देखो ये प्लांट, ये पूरा प्लांट है, ये एक यूनिट नहीं थी, इससे पहले ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो जो प्लांट आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये जैसे मेरा प्लांट नंबर 2 मैंने सेलेक्ट किया, ये मैं चाह रही हूँ कि जड़ सहित नीचे ही रहे, ये जड़ से अटैच रहे, इसको मैं छेड़ना ही नहीं चाहती। तो ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक। वापस सुनो, प्लांट जो है ये और ये, किसी एक को तो एक के ऊपर लगाना ही पड़ेगा मुझे। अगर मैं इसको इसके ऊपर लगाना चाहूंगी तो इसको तो मुझे सॉइल से अटैच रखना पड़ेगा। तो जिस प्लांट पार्ट को तुम सॉइल से ही अटैच रख रहे हो उसको हम बोल देते हैं स्टॉक। स्टॉक नीचे वाला, ठीक है। तो स्टॉक वो पार्ट है जिसकी रूट से वो जमीन से अटैच्ड है, ये देखो जिसकी रूट्स लगी हुई हैं और वो जमीन से अटैच्ड है, ठीक है। समझ आई बात तुमको? आगे देखो, स्टॉक जो है, स्टॉक के अंदर कुछ खासियत होती है। कैसे तुम सेलेक्ट करोगे कि स्टॉक, इसको मैं स्टॉक रखूंगी? देखो जनरल खासियत स्टॉक की देखी जाती है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट होता है, ज्यादातर ये ज्यादातर डिजीज रेजिस्टेंट होता है, इसको कम बीमारियां लगती हैं। ये इसका फायदा यार, अगर आपके पेड़ पौधे में बीमारी कम लगेगी तो बढ़िया फ्रूट आएंगे, बढ़िया फ्रूट एंड वेजिटेबल आएंगे, तो बढ़िया लोग खाएंगे और वो मस्त बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, है ना। सो डिजीज रेजिस्टेंट ज्यादातर स्टॉक ली जाती है। अब मैं चाहती हूँ इसके ऊपर प्लांट नंबर, जो दूसरा प्लांट है उसको ऊपर लगाना। तो क्या करेंगे अपन, इसका एक शेप में काटेंगे। जैसे इसको मैंने एक शेप में काट दिया इस तरीके से। अब क्या होगा, ऊपर वाले को मैं उसी शेप में काट के इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। समझ रहे हो? देखो जैसे इधर इसको मुझे इसके अंदर इधर ऐसे प्रॉपर्ली इंसर्ट करना था, तो ये मैंने इसको इतना प्रॉपर्ली कट किया, समथिंग लाइक दिस। बस ऊपर वाले का इसी शेप में काट के इसको अंदर घुसा दिया, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इस पार्ट में इसको इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसी के शेप का तो ये पैटर्न बनाऊंगी ना, ताकि ये इसके अंदर जाके प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाए और ये एक यूनिट बन जाए। सिमिलरली ऐसे ही किया। नीचे वाले पार्ट को मैं अटैच रहने देना चाहती हूँ, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया, शेप बना दिया। ये देखो दोनों शेप बना दिया। अब मैं इसको इसके ऊपर डालना चाहती हूँ, तो ये तो मेरा स्टॉक हो गया, ये ऊपर मैंने लगा दिया, मेरा स्काइन हो गया। जनरली स्काइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ तो प्रॉपर्टी होंगी ना स्काइन की। तो जनरल प्रॉपर्टी स्काइन की देखी गई है कि इनमें कुछ फायदे वाली चीज होती है, जैसे या तो फ्रूट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, फ्लावर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, क्वालिटी बहुत चंगी है, ये सारी टॉप प्रॉपर्टीज कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। तो जो तुमने अभी ग्राफ्टिंग पढ़ा उसमें क्या हो रहा है, हम चाहते हैं जो हमारी दो इच्छा के प्लांट्स हैं जो कि एक ही स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले प्लांट में इसका भी फीचर हो, इसका भी फीचर हो, ठीक। तो हमने कुछ भी नहीं किया, एक पार्ट को तो जमीन में ही अटैच रहने दिया, बस उसका शेप प्रॉपर्ली कट कर दिया। फिर जो दूसरा प्लांट है उसका उसी शेप में कट करके इसके अंदर लगा दिया और मस्त यहाँ पे टाइटली रैप कर दिया, समथिंग लाइक दिस। अब क्या होगा, ऐसा करने से फायदा क्या होगा? क्या तुम ऐसे दो प्लांट को जोड़ोगे और वो एक बन जाएंगे? तो इसका आंसर है, देखो इसका आंसर है यस। देखो ये जो प्लांट है, ये जब इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो एक टाइम बाद इनका वैस्कुलर बंडल अटैच हो जाएगा। इनका जो वैस्कुलर बंडल है ना वो एक हो जाएगा। वैस्कुलर बंडल मतलब तो समझते हो ना, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम एक हो जाएगा। और जाइलम एंड फ्लोएम एक होते तो बस चिंता ही खत्म यार। अब तो ये दो प्लांट एक ही हो गए, एक ही प्लांट लगेंगे अब हमें। प्लांट 1 प्लांट 2 हटा दो, अब तो ये एक सिंगल प्लांट बन चुके हैं। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एक कुछ दिक्कतें इस मेथड के साथ क्या है, ये जो ग्राफ्टिंग मेथड है ना, ये मस्त तरीके से सिर्फ डाइकॉट के लिए वर्क करता है। क्या बोला मैंने? जो ग्राफ्टिंग मेथड है ये मस्त तरीके से डाइकॉट के लिए काम करता है। तुमको पता होगा ना, जो ओवरऑल एंजियोस्पर्म है वो दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। मोनोकॉट के लिए काम नहीं कर पाता ज़्यादा, ये मोनोकॉट के लिए काम नहीं कर पाता क्योंकि उसके इंटरनल, ये जो पॉइंट मैं अभी बोल रही हूँ तुम्हें इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये टिश्यू से रिलेटेड है। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ग्राफ्टिंग जो है इट्स अ गुड मेथड, कोई दिक्कत ही नहीं ना यार, कितना आसान है। दो प्लांट के फीचर आप एक प्लांट में पाओगे तो भाई एक के साथ एक मुफ्त फीचर मिल रहे हैं तुमको। पर इसमें दिक्कत है, दिस इज ओनली सक्सेसफुल फॉर डाइकॉट प्लांट, नॉट सक्सेसफुल फॉर मोनोकॉट। इसका रीजन है, मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल होता है ना वो बहुत ही स्कैटर्ड होता है,
मोनोकॉट का जो वैस्कुलर बंडल होता है वो प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता तो प्रॉपर अटैच नहीं हो पाता, प्रॉपर अटैच नहीं हो पाएगा तो वो एक यूनिट नहीं बन पाएगी। वेयर एज डाइकॉट में ऐसी दिक्कत नहीं होती। अगर तुम डाइकॉट का वैस्कुलर बंडल देखोगे ना, ये देखो एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड रहता है, एकदम प्रॉपर, समथिंग लाइक दिस, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसके ऊपर तुम दूसरे वाले का रख दो, ये लो, इसके ऊपर मैं अगर दूसरे वाले का रख दूंगी तो क्या ये दोनों एक यूनिट नहीं बन जाएंगी? बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। बट मोनोकॉट में क्या दिक्कत है, उसका वैस्कुलर बंडल ही ऐसा इतरा बितरा होता है, कुछ तो भी होता है, एनीथिंग समथिंग लाइक दिस, तो कुछ पैटर्न ही नहीं है, तो कहाँ से वो एक होगा? समझ आ गई बात तुमको? क्लियर है? तो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नेचुरल मेथड भी पढ़ लिया एंड आर्टिफिशियल मेथड भी पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं इसका एक और पार्ट है इसका। एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, लास्ट पार्ट है इसका। इस टिश्यू कल्चर को ही हम माइक्रो प्रोपागेशन भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन इस मेथड का एक और नाम है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये और बढ़िया मेथड है बट इसमें लैब चाहिए होती है। इस मेथड का एक कंस्ट्रेंट ये है कि इसके लिए आपको एक प्रॉपर लैब चाहिए, और लैब में भी ऐसा मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, देखो ये गाजर मुझे पसंद आ गई, ठीक है, मैं गाजर उगाना चाहती हूँ, ये गाजर ही उगाना चाहती हूँ, मेरे पास सीड नहीं है पर गाजर की, समझ आ रही है, मेरे पास गाजर है पर गाजर के लिए सीड ही नहीं है, तो मैं कहाँ से उगाऊंगी? इसके लिए मेथड यूज करते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। क्या करते हैं, देखो इसकी कोई एक सीड सेल निकालो, सीड नहीं सॉरी सेल निकालो। क्या करा आपने, सेल निकाला। जो सेल निकालते हो ना उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। कुछ भी नहीं किया तुमने, देखो मैंने कहा ना ये जो मेथड है ये लैब का मेथड है, तो जो लैब के काम काज जानता है वो ही कर पाएगा। ऐसे हर कोई मुंह उठा के लैब में तो सेल एक्सट्रैक्ट करना जानता नहीं। सो दिस मेथड इज प्रॉपरली परफॉर्म्ड इन लैब, बट बहुत ही ईजी एज वेल एज मज़ेदार प्रोसेस है। इस प्रोसेस को तो पर्सनली मैंने खुद ने किया है, मतलब आई डिड दिस ड्यूरिंग माई बायोटेक, और इसमें बड़ा ही मज़ा आता है। इसमें छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से प्लांट बनते हैं और बड़े ही सुंदर लगते हैं, और फिर उनको आप उगा सकते हो। क्या करते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं करते, जो भी तुमको प्लांट पसंद आया उसकी सेल एक्सट्रैक्ट कर लो। सेल एक्सट्रैक्ट करी उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। अब क्या करोगे, एक कल्चर मीडिया बनाते हैं। कल्चर मीडिया क्या होता है असली में, ये न्यूट्रिएंट मीडिया भी बोला जाता है इसको, और कल्चर मीडिया भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर वाटर होता है, प्रॉपर एक कंपोनेंट होता है जिसे अगार अगार जेल बोलते हैं, ठीक है, और प्रॉपर इसके अंदर हार्मोन्स वगैरह डाल देते हैं, एंड बस कुछ नहीं, घोल बना लो मस्त, एकदम जेली की तरह जम जाता है। जैसे अपन खाते हैं ना, छोटे बच्चे थे जब जेलीज खाते थे, तो एकदम जेली की तरह ये मीडियम बन जाता है, ये एकदम जेली की तरह। अब क्या करो, जो आपने सेल एक्सट्रैक्ट किए ना वो इसके ऊपर लाके रख दो। देखो रख दी मैंने। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद, क्योंकि भाई सेल को तुम न्यूट्रिएंट वगैरह सब प्रोवाइड करो, तो सेल डिवाइड करना शुरू कर देती है, समथिंग लाइक दिस। सेल छोटी छोटी डिवाइड करना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी ये सेल्स का गुच्छा बन गया, तो इस सेल्स के गुच्छे को हम बोल देते हैं कैलस। क्या बोला मैंने, वापस सुनो। आपने इस प्लांट में से, प्लांट का एक पार्ट में से एक सेल निकाल ली, सेल को तुमने एक्सप्लांट बोला, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है, जिसमें प्रॉपर पानी होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ जरूरी हार्मोन डाले जाते हैं। फिर वो डिवाइड करती है और बन जाती है सेल्स का गुच्छा, दैट इज कॉल्ड एज कैलस। अब ये कैलस जो है ना, ये सब मामला न्यूट्रिएंट मीडियम में ही हो रहा है, इसको निकाला नहीं है, ये न्यूट्रिएंट मीडियम में ही रहता है सब कुछ, ठीक है। अब क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा, यानी कि ये जो अभी सेल्स का मास है ना, इसमें से थोड़े पार्ट रूट बनना चाहेंगे और थोड़े पार्ट स्टेम बनना चाहेंगे। तो ये जो पार्ट है इसे एम्ब्रियोइड बोल दिया, बस कुछ नहीं। अब तो इसमें से एक पार्ट जो है ऊपर वाला शूट बनने की तैयारी में है, नीचे वाला रूट बनने की तैयारी में है, और कुछ टाइम बाद ये एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्लांटलेट बन जाता है। अब इस प्लांटलेट को तुम उठाओ और जाओ सॉइल में इसको लगा दो, और ये लाइन से नए नए प्लांट्स बन जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। इतना आसान मेथड है माइक्रो प्रोपागेशन। द ओनली थिंग इज, इस पर्टिकुलर मेथड को करने में क्या क्या दिक्कतें मैंने फेस की। जब मैंने इस मेथड को किया था, एक तो सेल एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने सेल प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट नहीं की, सेल डैमेज कर दी, तो काम खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर ये न्यूट्रिएंट मीडियम जितना बोलने में आसान है, बनाने में उतना ही मेहनत लगता है। इसमें रेशो गलत हो जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है ना, तो कोई प्रॉपर पढ़ा लिखा आदमी ही कर पाता है इसको, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं, बट इसका फ़ायदा ये है
कि तुम एक बार में एक नन्ही सी सेल से प्लांट बना रहे हो, प्रॉपर प्लांट बना रहे हो, तो कितना फायदा है यार। सीड नहीं बनानी पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस इस मेथड को यूज करो। सो दिस इज वेरी गुड मेथड। द ओनली थिंग इज इसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट ये है कि थोड़ा सा लैब वर्क चाहिए। ठीक है, चलो आगे आओ। अब आ जाओ क्या फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो अब तक तो तुम्हें फायदे नजर ही आ गए। मैं हर बार बोल रही हूँ कि मेहनत करनी नहीं पड़ रही और अपने अपने को प्लांट मिल रहा है। देखो फायदे पढ़ लो। जो प्लांट्स हम प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, अगर प्लांट भी प्रॉपर प्लांट जो है सीड्स बनाएंगे तो भाई सीड में वेरिएशन आएगा। अब सपोज करो तुम कोई प्लांट है, अपन इकोनॉमिक वे में बात करते हैं, कोई प्लांट है, उसका फ्रूट है, उसके कुछ फीचर बहुत बढ़िया हैं, हम नहीं चाहते वो चेंज हो, तो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज करेंगे तो फीचर चेंज ही नहीं होंगे, तो हमेशा जेनेटिकली सिमिलर रहेगा। पहला पॉइंट। ठीक है। अरे भाई तुम जैसे आम खाते हो, सपोज करो इस आम की कुछ खास बात है, तुम नहीं चाहते कि इस आम के पेड़ में कोई डिफरेंस आए, तो आपको इसको एज इट इज सिमिलर रखना है। तब वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बहुत ही शानदार धुआंधार तरीका है उस चीज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलो आगे आओ बच्चों। नेक्स्ट देखो, हाँ, जिन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की पावर बड़ी कम है या बहुत बहुत ज़्यादा ही टाइम लेते हैं, उनके लिए फास्ट है। होता है ना यार, कितने सारे प्लांट होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन स्लो हो जाता है, मल्टीपल रीज़न है, प्रॉपर नहीं ग्रो कर पा रहे होते हैं, या रिप्रोडक्शन बहुत स्लो होता है, लंबा डॉर्मेंट पीरियड होता है। ऐसे प्लांट्स के लिए ये एक बहुत ही उम्दा तरीका है उनको ग्रो करने का। ठीक है, नेक्स्ट आ, कुछ प्लांट्स में सीड्स प्रॉपर नहीं होती। देखो some fruit trees like banana, pineapple that do not produce viable seed. viable seed का मतलब होता है उगती हुई सीड्स नहीं बना पाता, ऐसे टाइम पास सीड्स बनती हैं, प्रॉपर प्लांट नहीं बन पाता। तो ऐसे प्लांट्स के लिए भी बहुत बढ़िया उम्दा मेथड है ये। ठीक है, नेक्स्ट आप, ईजी है, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कितना ईजी मेथड है। कुछ नहीं, डंडी को थोड़ा नीचे करो, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट डालो, नया प्लांट बन गया। ठीक, नेक्स्ट आप, गुड कैरेक्टरिस्टिक, अगर मुझे लगता है इस आम में कुछ बात है तो मैं उसको प्रिजर्व कर सकती हूँ। नेक्स्ट आओ, वायरस फ्री प्लांट बन सकते हैं। ये जो मेथड मैंने तुम्हें भी माइक्रो प्रोपगेशन बताया था ना, उसकी सबसे फायदे वाली बात पता है क्या होती है? बेसिकली आप जो प्लांट बना रहे हो, जो प्लांट डेवलप कर रहे हो, अगर उसमें वायरस है तो तुम उसको इस तरीके से ग्रो करोगे ही नहीं। वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, और लास्ट देखो, ग्राफ्टिंग हेल्प इन गेटिंग एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट हैविंग यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक। तुमने इसका भी मैटर ले लिया, तुमने इसका भी मैटर ले लिया, एक यूनिट बना दी और यूनिट बन के प्लांट बन गया। समझ आई? तो ये कुछ चुनिंदे फायदे मैंने तुम्हें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बताए हैं। हालांकि ट्रस्ट मी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इतना शानदार फायदा है, तुमको जो प्लांट सीड से उगाने में टाइम लगता है ना, वो सारी मेहनत कम हो जाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। और स्पेशली जो प्लांट बहुत बहुत टाइम लेते हैं ना उगने के लिए, उनके लिए यही मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक अब जो अपन शुरू करने वाले हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक अपन ने ना जितना भी असेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबका जो पार्ट है ना वो अपन ने खत्म कर दिया। अब अपन को स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो भाई सिंपल सी बात है, पहले अपन प्लांट्स को पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले प्लांट्स में पढ़ा जाएगा एंड उसके बाद अपन ह्यूमंस के अंदर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले प्लांट्स से शुरू करते हैं। आओ शुरू करें पिक्चर इसकी। देखो प्लांट में मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लांट स्पेशली एक चीज या एक ऑर्गन डेवलप करता है जिसे हम बोलते हैं फ्लावर। ये फ्लावर प्लांट में डेवलप ही इसलिए किया जाता है ताकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, जब मैं फ्लावर की बात कर रही हूँ तो तुम जल्दी से सोच के मुझे बताओ कि पूरे प्लांट किंगडम में मैं कौन से डिवीजन की बात कर रही हूँ। नहीं याद आ रहा हो किसी को तो चलो सोचो, एक बार सोचो। जिसके दिमाग में ये फाइलम आया वो बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म की, सॉरी एंजियोस्फेयर हो गया, एंजियोस्पर्म की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जिन जिन के दिमाग में ये डिवीजन आया वो बिल्कुल सही है। देखो प्लांट्स के अंदर भी जो फ्लावर की बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन है ये डेवलप ही इसलिए किया प्लांट ने ताकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए। इंपॉर्टेंट चीज, ये गैमेट बना पाए, ये इंपॉर्टेंट है। इनका मेन मोटिव है गैमेट बनाना।
समझ आई बात तुम्हें? अब आगे देखो, जब एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हो तो इसका आगे पीछे दोनों पार्ट देख लो। मेरा मेन मोटिव है इसके अंदर कुछ 4-5 टर्म्स पे हाईलाइट करना। देखो तुम्हें पता है यार, जब भी तुम एक फ्लावर देखते हो तो फ्लावर एक डंडी के थ्रू अटैच रहता है, प्लांट से डंडी के थ्रू अटैच रहता है। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज पेडिसल। जिस डंडी से फ्लावर मेन स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड एज पेडिसल। मेन स्टेम या ब्रांच से, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, अब आओ मेन फ्लावर पे। मेन फ्लावर जो होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं 4 मेन पार्ट्स से। ठीक है, वो क्या है देखो। पहले एक छोटा सा फ्लावर मैं खुद का बना रही हूँ। देखो ये है मेरा खुद का फ्लावर जो तुम्हें इजी रहेगा समझना। देखो देखो हम शुरू करते हैं नीचे से। पहला जो पार्ट ये तुम्हें दिख रहा है जो एक्चुअली में ग्रीन ग्रीन होता है, ये जो पार्ट होता है दिस इज ग्रीन। आपको भी याद है कि जो फ्लावर नया नया छोटा छोटा सा बनता है बर्ड होता है बेसिकली। इफ आई टॉक अबाउट बर्ड, तो बर्ड स्टेज में तुम्हें पता है वो छोटू सा फ्लावर पूरा ढका हुआ होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं सेपल। दैट इज कॉल्ड एज सेपल। और खूब सारे सेपल होते हैं, एक सेपल तो होता नहीं है। उस सेपल के पूरे ग्रुप को मिला के तुम क्या बोलते हो? कैलिक्स। दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स। तो सेपल जो है उसके पूरे ग्रुप को मिला के तुम क्या बोलोगे? कैलिक्स। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? देखो ये क्या करते हैं, जो फ्लावर होता है जब छोटा सा नन्हा सा बड होता है उस स्टेज पे ये पूरे बड को कवर कर लेते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये काम होता है सेपल का। और जब फ्लावर बड़ा हो जाता है तो वो नीचे पहुंच जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ध्यान से देखो, ये रहा, दिख रहा है ये हरा हरा पार्ट। तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सेपल। और इसके पूरे सब सेपल्स को मिला के तुम क्या बोलते हो? कैलिक्स। ठीक है, समझ आया पहला पार्ट? नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट ये जो तुम्हें सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं ना, ये देखो रेड रेड, पिंक पिंक, ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट व्हाइट, येलो येलो, इतने कलर के आते हैं। तो ये जो कलरफुल पार्ट हमें दिखते हैं दीज आर कॉल्ड एज पेटल। अब पेटल एक तो होता नहीं है, खूब सारे पेटल होते हैं। तो उन सारे पेटल्स का ग्रुप मिला के क्या कहलाता है? कोरोला। क्या कहलाता है? कोरोला। ठीक है, तो कैलिक्स एंड कोरोला। कोरोला का काम क्या होता है बेसिकली? जैसे ये कोरोला है, ये सारे ये क्या है देखो सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं। हमें जो फूल होते हैं, फूलों में सबसे सुंदर क्या दिखता है? उनका कलर दिखता है, उसके कारण हमें वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो अगर मैं तुम्हें इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, किसके? कोरोला के, तो कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको भी दिखते होंगे कि ये अट्रैक्टिव दिखता है यानी कि सुंदर दिखता है, देन खुशबूदार दिखता है। खुशबूदार को हम क्या लिखेंगे? सेंटेड। ठीक है, तो अट्रैक्टिव दिखता है, सेंटेड दिखता है। अब इससे हमारा तो बस इतना ही फायदा है कि हम क्या करते हैं, फूलों को तोड़ तोड़ के किसी को दे देते हैं, भगवान जी के चढ़ा देते हैं। ये सब अपन के लिए फूल का इंपॉर्टेंस है। फूल का नहीं ऐसा नहीं है, फूल को अलग अलग वैरायटी में भी यूज़ किया जाता है, सजाने के लिए काम लिया जाता है। फूल के अपन के तो हजारों टाइप के काम। बट फूल इतना सुंदर तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं बना है। फूल इतना सुंदर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बना है। समझ आया? मतलब कितनी कमाल की बात है। नेचर में कितनी सारी चीज़ें जो हमारे लिए नहीं है फिर भी हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो ये जो कलरफुल पार्ट दिखता है ना आपको फ्लावर का, तो ये जो कलर दिखता है इसके अंदर, ये बेसिक कलर क्यों आता है? क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं? इंसेक्ट्स को। भाई इंसेक्ट आएगा, थोड़ा इनसे जूस लेगा जिसको तुम बोलते हो नेक्टर। ये नेक्टर लेगा, साथ के साथ इसकी पॉलिनेशन भी करा जाएगा। आप तुम्हारे दिमाग में आएगा नेक्टर लेने से पॉलिनेशन कहाँ से होगी, तो ये दिमाग में क्वेश्चन रखेंगे, ये मैं बाद में पॉलिनेशन समझाते वक्त समझाऊंगी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव पार्ट है, ये इसलिए है ताकि प्लांट्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आओ। 2 पार्ट पढ़ चुके अपन मेन। अब आते हैं अपन थर्ड वर्ल्ड पे। देखो ये तुम्हें दिख रहे येलो येलो से छोटे छोटे से खूब सारे, ये देखो ये जो दिख रहे हैं, इस एक यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमिन। दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज स्टेमिन। लिख भी रहा है, ये लो ये लिख रहा है स्टेमिन। ठीक है, और ऐसे खूब सारे स्टेमिन अगर आके जुड़ जाएं तो उस ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। देखो उस ग्रुप ऑफ स्टेमिन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। सिंपल है ना, सिंगल सेपल, ग्रुप बन गया कैलिक्स।
सिंगल पेटल, ग्रुप बन गया कोरोला। सिंगल स्टेमन जो कि मेल पार्ट है, ग्रुप बन गया एंड्रोशियम। तो जो स्टेमन हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, मेल पार्ट। यानी कि देखो फ्लावर में भी मेल एंड फीमेल होते हैं, ठीक है भाई। जहां जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, वहां पे एक पेरेंट मेल होता है, एक पेरेंट फीमेल होता है, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे हम तुम हो, या फिर एनिमल्स दूसरे वाले हो, सब में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां पे मेल फीमेल होगा, ठीक है। चलो आगे आओ। ये जो पार्ट मैंने तुमको स्टेमिन की फॉर्म में दिखाया, इसको हम और डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये दिखा तुमको, ये स्टेमिन, ये एक यूनिट है, ध्यान से देखो। ये खूब सारी यूनिट्स हैं, इनमें से मैंने एक यूनिट्स जो है उसको जूम करके ये दिखाई। इस वाले ए वाले डायग्राम को देखो, तो ये जो लंबी सी डंडी है नीचे से अटैच्ड है भाई। ये जो लंबी सी डंडी है वो नीचे बेस थैलेमस से अटैच रहती है। जितने भी पार्ट्स हैं वो नीचे थैलेमस से अटैच रहते हैं, और ये भी इस तरीके से अटैच्ड है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। और इसके ऊपर जो तुम्हें दिख रहा है ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कहलाता है एंथर। दिस इज कॉल्ड एज एंथर। तो जो स्टेमन है, एक स्टेमन, उसमें दो पार्ट होते हैं, नीचे वाला फिलामेंट जो लंबी डंडी है, और ऊपर वाला एंथर है जो कि मेन पार्ट है। फिलामेंट का काम तो बस इतना ही है कि फ्लावर को फ्लावर से अटैच रखना है इसको, ये है अपना मेन। तो एंथर के बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। अभी आओ आगे एक बार फीमेल पार्ट भी देख लेते हैं। देखो ये जो बीच में तुमको दिख रहा है, देखो यार, ये देखो, ये सबसे सुंदर अट्रैक्टिव पार्ट जो बीच में दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस, ये दिख रहा है अपन को। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फीमेल पार्ट। ये पार्ट क्या है, फीमेल का पार्ट है। और इस फीमेल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इससे लिख रही हूँ मैं, ये देखो, इस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, या तो अपन इसको पिस्टल बोलते हैं, या चाहो तो आप कार्पल भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। चाहे तो आप इस सिंगल यूनिट को पिस्टल बोल सकते हो, चाहो तो आप इस यूनिट को कार्पल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पिस्टल कार्पल दोनों चलेंगे। अब आता है, जरूरी थोड़ी एक प्लांट में एक ही पिस्टल या एक ही कार्पल हो, खूब सारे पिस्टल कार्पल के ग्रुप को मिला के हम एक टर्म देते हैं जिसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। इसी से लिख देती हूँ, कहाँ लिखूं, तो खूब सारी यूनिट्स के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, गाइनोशियम। तो मैंने अभी तो तुमको चार बातें बता दी। फीमेल पार्ट के ग्रुप को हम बोलेंगे गाइनोशियम, मेल पार्ट के ग्रुप को हम बोलेंगे एंड्रोशियम, देन इधर सेपल के ग्रुप को हम बोलेंगे कैलिक्स, पेटल के ग्रुप को हम बोलेंगे कोरोला। समझ आ गई तुमको, ये चार नाम कतई मत भूल जाना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक। अब देखो जो फीमेल पार्ट है उसके भी तीन सेक्शन होते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें दिखाया ना मेल पार्ट में, सिमिलरली फीमेल पार्ट में भी तीन सेक्शन होते हैं, समथिंग लाइक दिस। देखो ये रहा फीमेल पार्ट, इसको मैंने जूम कर दिया। ये ऊपर वाला जो टॉप पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिकी स्टिकी पार्ट होता है। अगर तुमने कभी फूल को लिया हो, फूल के बीच में टच करोगे ना, यूं यूं करोगे तो तुम्हें चिपचिपा चिपचिपा फील होगा। दैट चिपचिपापन इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा भी स्टिकी होती है, ठीक है, नाम भी इसलिए स्टिग्मा है। ये बीच का एरिया दिख रहा है तुम्हें, जोड़ने वाला। देखो फीमेल्स कैसी होती है, स्टाइलिश होती है ना, इतराती हैं बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पे बीच में फीमेल में ही स्टाइल है। ये तुम याद रखोगे कि फीमेल में क्या है, बीच में स्टाइल, जो कि स्टिग्मा को नीचे वाले रीजन से कनेक्ट करता है। अब नीचे वाला रीजन क्या है, देखो नीचे वाला रीजन जो होता है इसे हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है, ओवरी। नीचे जो बेस स्वॉलन रीजन है इसे हम बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, इस ओवरी के अंदर गैमेट होते हैं जिसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेट, ठीक है। तो अब आ जाओ मेन दो जगह जहां पे गैमेट बनने वाले हैं, ध्यान से सुनो। मेल में एंथर में गैमेट बनता है जिसे तुम प्यार से बोलते हो मेल गैमेट, और ये फीमेल पार्ट में ओवरी की ओव्यूल में फीमेल गैमेट होगा। बस इसी के बारे में अब हमें पूरी किस्सा कहानी अब आ जाता है गैमेट पे। और मेरे प्यारे बच्चों को गैमेट का मतलब तो पता ही है। देखो गैमेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। मैंने कल ही बताया था बॉडी में दो टाइप की सेल होती है। गैमेट ऐसी सेल होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, आधे। अगर पूरे प्लांट में 40 हैं तो इस गैमेट में 20 होंगे, ठीक है। तो चलो एक कैलकुलेट करके बताओ। एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट का क्रोमोसोम नंबर है 60,
मैंने ये भी बता दिया क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल सोमेटिक सेल का 60 है। अब तुम बताओ एंथर में पॉलन ग्रेन का कितना होगा। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को 30 आंसर आ गया होगा, बट एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का क्या होगा मैंने ये बोला है। ठीक है, चलो आगे आओ। अब आ जाओ, देखो एंथर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो एंथर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, एंथर की खास बात होती है दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड का मतलब होता है जैसे अगर मैं इसको जूम करूं समथिंग लाइक दिस, ऐसा सा है। ठीक है, तो 2 लोब दिख रहे हैं तुमको बीच में, ये देखो मैं इसको कलर कर रही हूँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है कलर होने के बाद। ध्यान से देखो, ये एक लोब, ये एक लोब, कितने लोब हो गए? 2 लोब हो गए। बाई वर्ड का मतलब ही क्या बताया है? बाई का मतलब होता है 2, तो 2 लोब जहां पर आ गए वो स्ट्रक्चर क्या बन गया? बाई लोब। अब इंटरनली ये जो बाई लोब स्ट्रक्चर होता है ना, इंटरनली ये एक लोब ऐसे डिवाइडेड होता है अंदर से। डिवाइडेड का मतलब ऐसी लाइनिंग नहीं आती, ये इमेजिनरी लाइनिंग बना रही हूँ मैं, बस मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एक लोब के अंदर भी फर्दर डिवीजन हो जाते हैं, और ये एक एक जो बनता है ना डिवाइड होने के बाद, इसे हम बोल देते हैं थेका। दिस इज कॉल्ड एज थेका। तो थेका भी क्या बन गए? 2 बन गए ना, इसलिए इसको बोल देते हैं डाइथेकस। वापस सुनो, एंथर में 2 लोब बन रहे हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एक लोब को तुम झांक के देखोगे तो तुम्हें 2 थेका दिखेंगे, यानी 2 थेका का मतलब सिंपली दो एरिया डिवाइड हो गए, उसको हमने डाइथेकस बोल दिया। बस सिंपल है। चलो आगे आओ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसी पार्ट को अब जब अपन कट करके देखेंगे, ऐसे कट किसी और कलर से करते हैं, लो इसको जब अपन कट करके देखेंगे ना ट्रांसफर्स सेक्शन, तो हमें कुछ लेयर्स दिखेंगी। वो लेयर्स क्या है ये देखो, देखो ये है वो कट सेक्शन, देखो ये दिख रहा है तुम्हें? वो ही जो ये ऐसा था ना, इसको यूं कट करके तुम्हें यूं दिखा रहे हैं, आप समझ रहे हो? वापस देखो, ये एरिया यूं है, इसको कट करके तुम्हें यूं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हें अंदर का स्ट्रक्चर समझ आए। तो जब अंदर से जब तो अपन एंथर को देखते हैं ना, तो हमें 4 मेम्ब्रेन नजर आती हैं। ये 4 मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से है। बाहर की पहली मेम्ब्रेन का नाम होता है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे वाली मेम्ब्रेन का नाम होता है एंडोथीशियम, तीसरी मेम्ब्रेन का नाम होता है मिडिल लेयर, और चौथी मेम्ब्रेन का नाम होता है टैपेटम। अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्या इन मेम्ब्रेन्स का नाम याद रखना जरूरी है? तो भाई क्वेश्चन का आंसर है मेम्ब्रेन का नाम तो आज तक कभी नहीं आया क्वेश्चन में, बट डेफिनेटली आइडिया लग जाता है ना स्ट्रक्चर का, तो तुम थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि भाई 4 मेम्ब्रेन होती है। बाहर देखो, बाहर वाली याद रखना तो सबसे इजी होता है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, फिर एक आती है बीच में मिडिल वाली मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली होती है टैपेटम। ये 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब इन चारों लेयर्स में से एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, यहाँ लिखा हुआ है, इन 4 लेयर में से एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम तो स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए होती है, स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए होती है। मिडिल लेयर क्या होती है? बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। मिडिल लेयर इज बेसिकली पैरेन्काइमा सेल जो कि फूड को स्टोर करती हैं। भाई ये गैमेट बना रहे हैं, गैमेट बना रहे हैं तो भाई गैमेट ऐसे फ्री में थोड़ी बन जाएगा, गैमेट बनने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिडिल लेयर होती है। ठीक है, और टैपेटम तो बहुत ही तेज लेयर होती है, मतलब बहुत ही शानी टाइप की लेयर होती है। टैपेटम क्या होती है? ये जस्ट जो तुमको अंदर दिख रहे हैं, ये देखो ध्यान से देखो, ये बीच में तुमको ये गोले दिख रहे हैं समथिंग लाइक दिस, चारों तरफ ये 1 2 3 एंड 4, ये जो गोले हमको दिख रहे हैं ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्या कहलाते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है? वो टिश्यू जिसके अंदर MMC है। MMC का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बहुत इजी है, बस ध्यान से तुम मुझे कान खोल के सुन लो। ये है एक स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर खूब सारी सेल्स होती हैं, ऐसे खूब सारी सेल्स होती हैं, ऐसे समथिंग लाइक दिस। ये रही अपनी सेल, इनके थोड़े आंख मुंह बना दें, बहुत दिन हो गए। ये देखो, ये है अपनी स्पोरोजीनस सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर की सेल्स। अब इन सारी सेल्स से पूछा जाता है कि आप में से कौन पॉलन ग्रेन बनाना चाहता है? आप में से कौन है वो खुशकिस्मत जो पॉलन ग्रेन की मम्मी बनना चाहता है? सब कहती हैं हम सब बनना चाहती हैं पॉलन ग्रेन की मम्मी। समझ रहे हो तुम बात? मैंने क्या बोला?
स्पोरोजीनस टिश्यू है, उसके अंदर खूब सारी सेल्स हैं। सबसे पूछा जाता है कि भैया तुम इसे कौन पॉलन ग्रेन बनाना चाहता है, तो सारी कहती है हम बनाएंगे पॉलन ग्रेन। सब रेडी हैं पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, क्योंकि हर एक सेल पॉलन ग्रेन बनाना चाहती है। और पॉलन ग्रेन को साइंटिस्ट लोग प्यार से बोलते हैं माइक्रोस्पोर। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन को प्यार से? माइक्रोस्पोर। तो उन्होंने बोला कि भाई स्पोरोजिनस टिश्यू की सारी सेल्स होती हैं एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ आई बात तुमको? ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल ही है जो कि मियोसिस कर कर आपको क्या देगी? पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन बनता कैसे, बस मैं तुम्हें वही बताने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनो। अभी मैंने सिर्फ इतना बोला है कि भाई जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, ये जो चारों में तुम्हें दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 ऐसे 4 स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। इनसे पूछा जाता है कि आपके अंदर जो सेल्स हैं इनमें से कौन मदर सेल बनना चाहती है, तो सब कहती हैं हम सब रेडी हैं पॉलन ग्रेन बनाने के लिए। इसलिए सारी सेल्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और माइक्रोस्पोर वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉलन ग्रेन को प्यार से माइक्रोस्पोर बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे आओ। देखो अभी तुम पढ़ने जा रहे हो किस तरीके से माइक्रोस्पोर बनते हैं। मैंने तुम्हें बोला था बायो में जब भी जेनेसिस टर्म आ जाए मतलब कुछ बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनने वाला है, इसलिए देखो मेथड का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या मेथड का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब पोलन ग्रेन्स बनना, प्रोडक्शन के मेथड को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन बनाने के मेथड को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। बच्चों आगे सुनो ध्यान से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर कोई सी भी सेल रेडी है, स्पोरोजेनस टिश्यू की कोई सी भी सेल रेडी है मदर सेल बनने के लिए। तो अब उसको करना क्या पड़ेगा? उसको एक सिंपल सी टेक्निक फॉलो करनी है, एक सिंपल सा डिवीजन फॉलो करना है, जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। अब देखो मियोसिस जो टॉपिक है ना, देखो मियोसिस जो टॉपिक है, बेसिकली मियोसिस के अंदर 2 स्टेप आती हैं। ये जो है ये पार्ट मैं तुमको डिटेल में सेल डिवीजन में बताऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुनो। मियोसिस जो है वो कैसे होता है मैं तुम्हें डिटेल में सेल डिवीजन में बताऊंगी। अभी मैं तुम्हें एक ब्रीफ आउटलाइन दे देती हूँ। देखो क्या होता है बेसिकली, तुम स्टार्ट कर रहे हो इस सेल से। ये सेल है, ये कौन है? आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये वही सेल है जो रेडी है पॉलन ग्रेन बनाने के लिए। ठीक है, अभी इसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने? कंप्लीट। जैसे मैं मान लेती हूँ इस कंप्लीट सेट में 40 क्रोमोसोम्स है, ये मेरा मैंने मान लिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक पहला डिवीजन करती है। मियोसिस के अंदर 2 स्टेप्स होती हैं, जिसमें से पहली स्टेप कहलाती है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में इसका कर्तव्य होता है कि जो भी क्रोमोसोम है उसको आधा कर दे। इसके पास 40 है ना क्रोमोसोम, तो ये आधा आधा 20 अपने एक बच्चे को दे दे, 20 अपने एक बच्चे को दे दे। बस समझ रहे हो तुम? जैसे भाई मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को पैसे डिवाइड करना। सिंपल है ना, मैं एक को 50 दे दूंगी, मैं एक को 50 दे दूंगी। तो पहला जो डिवीजन होता है ना मियोसिस 1 का, जिसको सब प्यार से क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि भाई आधा हो जाता है ना यहाँ पे मामला, रिडक्शनल डिवीजन। तो जो पहला स्टेप होता है मियोसिस 1, इसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन के बाद 2 नन्ही मुन्नी सेल्स बनती हैं, समथिंग लाइक दिस। वेरी एक्साइटेड, 2 न्यू सेल्स। बट इनके साथ दिक्कत क्या है कि इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? आधा। तो अगर मेन सेल का 40 था तो इनका कितना होगा? 20। क्योंकि भाई तुमने क्रोमोसोम आधा कर दिया ना, इसलिए इस पहली स्टेप को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर है बच्चों? एक बार वापस सुन लो। मियोसिस में 2 स्टेप होती हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में मेरे पास जितना भी आइटम है, जो भी क्रोमोसोम नंबर है, उसको आधा डिवाइड करना है। तो मेरे पास लेट्स सपोज 40 है, तो मैं अपने दोनों सेल्स को, दोनों बच्चों सेल्स को, एक को 20, एक को 20। बात बराबर? चलो इस पहली स्टेप को मैंने बोल दिया रिडक्शनल डिवीजन। इसी को तुम ध्यान से यहाँ पे देखोगे। देखो ये रही हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये देखो ये इसके अंदर का न्यूक्लियस, और देखो डिप्लॉइड लिखा हुआ है, यानी कि अपने लिए अभी 40 एग्जाम्पल अपन ने लिया है। देखो पहले डिवीजन में ये क्या कर रही है? देखो ध्यान से देखो, इसको 2 में डिवाइड कर रही है। देखो 1 और 2, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड करिए। और अब इसके पास 20 और इसके पास 20, ये कंप्लीट हुई मियोसिस 1। समझ आ गई बात? अब आगे देखो, मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस 2। नेक्स्ट क्या होगा?
मियोसिस टू। मियोसिस टू क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। अब क्या होता है? देखो कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आसान है। अभी जब मैंने शुरुआत की थी 40 से, मैंने 2 नई सेल्स बनाई थी 20 की। अब जो ये 20 वाली सेल बनी ना, अभी इसने ही आगे जाके डिवाइड करना है 2 में। ये 2 नई सेल्स बनाएगी, पर अब क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। वापस सुनो, मैं 20 वाली, ये मैं 40 हूँ, है ना, मैंने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाई, एक 20 एक 20, तो मैं अब 20 वाली सेल इधर आ गई, ठीक। अब मुझे वापस डिवाइड करना है एंड आई हैव टू मेक 2 न्यू सेल्स, बट जो 2 नई सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, उनमें क्रोमोसोम नंबर 20 का 20 ही जाएगा। इसलिए इस डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल, क्योंकि हमने क्रोमोसोम से कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस सेल को सिंपली डिवाइड करके दोनों सेल्स में 20-20 कर दिया, ठीक है। इसलिए इस डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस टू। और ये देखो, ये डिवाइड करने के बाद 2 नई सेल बनाएगा। कलर चेंज कर देते हैं, ये लो, ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, ये देखो सेल नंबर 1 सेल नंबर 2, इसके पास भी 20, इसके पास भी 20 हो गया। इधर से ये वाली भी डिवाइड करके 2 बनाएगी, लाइक दिस, ये भी हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20। तो अभी तुम्हारे पास एक ही सेल से कितनी सेल आ गई? 4 सेल। समझ गए? तो जो मेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, यहाँ तक तो अपन ने देख ही लिया था। अब देखो आगे क्या हो रहा है। ये लो, ये डिवाइड करना शुरू किया, एक ने डिवाइड करके 2 बना दी, फिर एक ने डिवाइड करके 2 बना दी, बट अब इनमें क्रोमोसोम सब में 20-20 होगा, देयर विल बी नो चेंज इन क्रोमोसोम। तो ये वाला क्योंकि नंबर में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, इसलिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है? अब देखो लास्ट, ये फाइनली कुछ इस तरीके का रूप ले लेते हैं, लाइक दिस, ये बन गया। अब ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं। ये सारे क्या है? ये तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन, यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एक बार में कितने पॉलन ग्रेन बनाती है? 4 पॉलन ग्रेन बनाती है। ये बात तुम नोट कर लो कहीं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एक बारी में 4 पॉलन ग्रेन बनाती है, और ये चारों पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से एक दूसरे से आके चिपक जाते हैं, मेरे भाई करके चिपक जाते हैं चारों में एक दूसरे से, ठीक है। और ये जो चारों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये भाइयों का प्यार कब तक रहता है? जब तक इनकी ये मेन टूटती नहीं है। ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, एंथर जब तक ऐसे फटता नहीं है ना, डिहाइसेंस नहीं होता, तब तक इन भाइयों में प्यार रहता है। वापस सुनो, ये रहे वो चारों एक दूसरे से ना ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे। ये जो स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जब ये फटेगा, एंथर फटेगा, तभी तो पॉलन ग्रेन निकलेंगे। तो ये साइड साइड से फट जाता है, लाइक दिस, इधर से भी साइड से फट गया, इधर से भी साइड से फट गया। स्ट्रोमियम रीजन्स कहते हैं इन्हें। यहाँ से जब ये फटेगा ना, तब ये सारे एक दूसरे से, अरे भाग काय का भाई, छोड़ छाड़ के सब अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देखो, ये सिंगल यूनिट्स बन गई, 1 2 ऐसे दिख रहे हैं तुम्हें, ये सब अलग हो गए। इससे पहले यही सारे एक दूसरे से जुड़े हुए माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हुए थे, और बस अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बाहर क्यों निकल रहे हैं? ताकि आगे जाकर ये क्या कर सकें, ये आगे जाके पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन करवा सकें। समझ आ गई तुम्हें? तो अपन ने मेल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब देखो, अब मैं एक पॉलन ग्रेन की पिक्चर दिखा रही हूँ तुमको। ये एक पॉलन ग्रेन है, 4 नहीं है, एक है, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन को जब तुम बाहर से देखना शुरू करते हो, तो एक बाहर की लेयर होती है इस तरीके से, ये दिख रही है तुमको बाहर की लेयर। इस बाहर की लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन। दिस इज कॉल्ड एज एक्साइन लेयर, ठीक है। ये बहुत ही प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई होती है, और ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। समझ रहे हो? देखो भाई, सिंपल सी बात है, पॉलन ग्रेन छूटते थे तो उनको कोई फ्लावर मिल नहीं जाएगा, तो बेचारे खराब भी हो सकते हैं। तो खराब ना हो जाए इसलिए बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, एक्साइन, वो बड़ी हार्ड सी बनाई जाती है, ठीक है। और जो हार्ड मेम्ब्रेन बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्लियर है? और वो एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू मल्टीपल थिंग्स। ना एल्कलाई नेचर इसको खराब कर पाता, ना एसिडिक चीज इसको खराब कर पाती, ना हाई टेम्परेचर इसको बर्बाद कर सकता, ना पीएच डिफरेंस इसको बर्बाद कर सकता। इन शॉर्ट, ये पॉलन ग्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है? ठीक है। इसके जस्ट नीचे एक और लेयर होती है इस तरीके से, ये दिख रही है तुमको, लाइट ग्रीन कलर की, लाइक दिस। ये देखो, ये लाइट ग्रीन कलर की दिख रही है,
ये कलर ही नहीं दिख रहा, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो लेयर दिख रहा है ना अंदर की तरफ, दिस वन, दिस लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन। ये जो नेक्स्ट लेयर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज इंटाइन। ये इंटाइन वही अपनी सिंपल लेयर है जो कि किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है ये मेनली, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, तुम एक बार वापस सुन लो। पॉलन ग्रेन की दो लेयर, बाहर वाली लेयर प्रोटेक्शन के लिए, पहली लेयर जिसका नाम है एक्साइन जो कि स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, और अंदर की लेयर जो है उसका नाम होता है इंटाइन। देखो सिंपल है ना, एक्स ई एक्स से एग्जिट बाहर की तरफ, इन अंदर की तरफ इंटाइन जो कि किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। अब आओ तुम अंदर की तरफ, एक पॉलन ग्रेन में अंदर की तरफ दो सेल्स होती हैं, एक ही पॉलन ग्रेन में दो सेल्स डिवीजन हो जाता है। देखो, या तुम कह सकते हो दो न्यूक्लियस होते हैं, तुम्हारी इच्छा, तुम वेजिटेटिव सेल भी बोल सकते हो, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हें एक न्यूक्लियस दिख रहा है, एक बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस है। असली में क्या होता है ना, जब ये नया नया नन्नू नन्नू से पॉलन ग्रेन बनते हैं ना, इनके अंदर एक अनइक्वल डिवीजन हो जाता है, एकदम से सडन से भूकंप आता है और एक डिवीजन हो जाता है, एक सेल बड़ी बन जाती है, एक सेल छोटी बन जाती है। जो सेल बड़ी बन जाती है ना उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। और जो एक छोटी सी बन जाती है ना, इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो लिख रहा है जेनरेटिव सेल, और जो बड़ी बन जाती है वो है वेजिटेटिव सेल। इतनी बात समझ आई। पर यहाँ पे साइज का कोई फायदा नहीं है, हर बड़ी चीज को हमेशा फायदा नहीं होता। असली में जो हीरो है वो तुम्हारा जेनरेटिव सेल है। वापस सुनो एक बार, ये कहानी वापस सुनेंगे सब। देखो अंदर की साइड जब ये एक होता है ना, तब तो शुरुआत में तो एक ही न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे बड़ा होता है पॉलन ग्रेन, उसमें एक भूकंप डिवीजन हो जाता है, एक डिवीजन होता है जिसे हम माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं, और वो उसको दो सेल में डिवाइड कर देती है। इंटरनल दो सेल्स बन जाती है, एक जो बड़ी सी सेल बनती है ना, ये वाली जो सेल है ऊपर की बड़ी सेल बन जाती है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और जो अंदर की तरफ छोटी बन जाती है उसे हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल वो है जिसके अंदर फूड वूड है, खाने वाने का सामान है, और जो जेनरेटिव सेल है वो है जिसके अंदर बेसिकली आगे जाके पॉलन ग्रेन में जो गैमेट है वो यही बनते हैं। देखो ध्यान से सुनना, जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है ना, इसी के अंदर एक छोटू सा फिर से डिवीजन हो जाता है, एक छोटा सा माइटोसिस फिर से हो जाता है, एंड एज अ रिजल्टेंट इसी के अंदर दो मेल गैमेट बन जाते हैं। तो तुम्हें ये बात याद रखनी जरूरी है कि असली में दो मेल गैमेट बनते कहाँ पे हैं, वो है जेनरेटिव सेल के डिवीजन से। एक बार वापस पिक्चर सुन लो, दो सेल बनी, वेजिटेटिव सेल जिसके पास भर भर के खाना है, एक है जेनरेटिव सेल जो कि अभी क्योंकि दो सेल हैं इसलिए इस सेल को हम बोल सकते हैं टू सेल्ड स्टेज, क्योंकि अभी सिर्फ दो सेल हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन इस टू सेल्ड स्टेज में ही होता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जेनरेटिव सेल होती है। कुछ अभी के अभी डिवाइड, बड़े उतावले होते हैं, अरे नहीं मैं तो अभी डिवाइड करूंगा, तो कुछ अभी के अभी डिवाइड कर जाते हैं और उनकी जनरेटिव सेल दो में डिवाइड हो जाती है। तो क्योंकि भाई दो मेल गैमेट और एक सेल हो गई तो तीन सेल हो गई ना, तो इसमें कुछ में ये थ्री सेल्ड स्टेज बन जाती है। ज्यादातर सीड्स में ज्यादातर पॉलन ग्रेन में टू सेल्ड स्टेज कॉमन है, बट कुछ में थ्री सेल्ड स्टेज भी होती है। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा जो टू सेल्ड स्टेज करते हैं तो क्या वो थ्री सेल नहीं करेंगे? वो थ्री सेल करेंगे, बट वो पॉलिनेशन की बात करते हैं। बात समझ आ गई तुमको? एक बार वापस सुन लो, मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट शायद किसी को समझ नहीं भी आया हो, तो वापस सुन लो। ये पॉलन ग्रेन बना था, एक न्यूक्लियस था, सडन एक गंदा सा डिवीजन हो गया, अनइक्वल डिवीजन, भेदभाव भरा डिवीजन। एक सेल बड़ी बन गई, एक सेल छोटी बन गई। बड़ी सेल मतलब वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल मतलब जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल खूब सारा खाना रखती है, जेनरेटिव सेल अभी चुपचाप बैठी है। देखो सब्र का फल मीठा होता है, सुनो ठीक है। तो ये दो हो गई टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। मैक्सिमम प्लांट इसको इसी स्टेज में रवाना कर देते हैं, बट कुछ प्लांट कहते हैं नहीं, अभी तुम डिवाइड करके जाओ। जेनरेटिव सेल फर्दर फिर से एक बार डिवाइड कर लेती है, माइटोसिस कर लेती है और दो सेल्स बन जाती हैं, जिसके कारण टोटल सेल कितनी हो गई? 1, 2 एंड 3, इसलिए इसको थ्री सेल स्टेज बोल देते हैं। क्लियर है? मेजॉरिटी कॉमन क्या होती है? टू सेल। तो जो टू सेल स्टेज है वो थ्री सेल कब बनती है? जो जितनी भी टू सेल्ड में रिलीज हुई वो पॉलिनेशन के बाद थ्री सेल्ड वाली स्टेज में आती है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात अपन को? अब आ जाओ एक बार अपन फटाफट फीमेल का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं, मेन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो फीमेल का मैंने तुम्हें बताया था, एक सिंगल यूनिट को अपन पिस्टल बोलते हैं, या तो पिस्टल बोल सकते हो या कार्पल बोल सकते हो। इसके तीन पार्ट होते हैं,
ऊपर का रीजन जो कि स्टिकी स्टिकी होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, जो लंबा वाला रीजन होता है उसको स्टाइल बोलते हैं, जो नीचे वाला स्वॉलन रीजन होता है इसको ओवरी बोलते हैं। इसी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। मतलब अभी ये लंबी कहानी है, ये सिर्फ ओवरी नहीं है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिकली ये ओवरी के अंदर के ओव्यूल का है। देखो ये तो रही ओवरी, ठीक, मैंने ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया ना ओव्यूल, ये ओव्यूल ऐसा दिखता है। ठीक, अभी ओव्यूल क्या है, क्या क्या बातें याद रखनी है। देखो सिंपल सी बात है भाई, नीचे से अटैच होगा, ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, है ना, ये इसके बेस से तो अटैच होगा। तो जिस डंडी से अटैच रहता है, ये जो तुम्हें दिख रही है डंडी जैसा स्ट्रक्चर, इस डंडी को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। सिंपल है ना यार, प्लांट है तो कहीं ना कहीं से तो अटैचमेंट रखेगा ना। तो ये जो यूं निकल रहा है, यूं दिख रहा है तुमको, तो ये नीचे से अटैच होता है, और इसकी जो डंडी होती है इसी को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, ये फ्यूनिकल नाम की डंडी जिस जगह पर आकर इस स्ट्रक्चर से जुड़ जाती है, इसी जगह को हम बोल देते हैं हाइलम रीजन। डरना मत, सारी बातें याद नहीं रखनी, मुझे पता है कि सारा का सारा स्ट्रक्चर भी याद नहीं हो सकता अभी, बट जितनी बातें जो मैं इंपॉर्टेंट बोल दूँ वो याद रखनी है। अभी तक के कंटेंट में जो पार्ट तुमको याद होना ही चाहिए वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा होता है, एंड एज वेल एज जो सीडिंग के अंदर मैंने 2 सेल्ड एंड 3 सेल्ड बताया वो पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आओ इधर नेक्स्ट। अंदर की तरफ जब तुम चलोगे, ये दिख रहा है तुमको अंदर की तरफ, तो ये कवरिंग दिख रही है तुमको, देखो ध्यान से देखो, ये कवरिंग जैसी नहीं दिख रही, 1 कवरिंग, फिर ये 2 कवरिंग, इधर से भी देखो 1 कवरिंग 2 कवरिंग। तो इन कवरिंग्स को हम बोलते हैं इंटैग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इन कवरिंग्स को हम, इंटैग्यूमेंट। क्लियर है, तो अभी तक मैंने एक फ्यूनिकल बताया, एक हाइलम बताया, एक इंटैग्यूमेंट बताया। अब इंटैग्यूमेंट के भी बड़े मजे हैं। देखो क्या करती है इंटैग्यूमेंट, एक साइड से तो बंद रहती है, एक साइड देखो ध्यान से देखो ना, एक साइड से मुंह खुला हुआ रहता है। तो जिस जगह से इनका मुंह खुला हुआ रहता है उस एरिया को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता होना चाहिए माइक्रोपाइल रीजन कौन सा है, और इसके जस्ट ऑपोजिट जो बंद रीजन है उसे हम बोलते हैं चलाजल रीजन। सुनोगे वापस एक बार वापस, ये यूं अटैच्ड है, ये स्ट्रक्चर तो हमने क्या बोल दिया, फ्यूनिकल। इधर से यहाँ अपना मेन स्ट्रक्चर शुरू हो गया तो इसको हमने हाइलम बोल दिया। ये बीच का बड़ा सा तुम्हें मोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस मोटे से स्ट्रक्चर की पहले कवरिंग देख रहे हैं हम, तो इसकी कवरिंग को हमने बोल दिया इंटैग्यूमेंट। इंटैग्यूमेंट पूरी कवर नहीं कर लेती, यूं कवर कर रही है ना तो एक जगह से खुला छोड़ देती, वो यहाँ से खुला छोड़ रही है, तो जिस जगह से खुला छोड़ती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और जिसका ऑपोजिट रीजन जो बंद रहता है उसको हम बोल देते हैं चलाजल एंड। क्लियर है इतनी बात, बहुत ही आसान है यहाँ तक तो। अब आ जाओ तुम अंदर। अंदर यहाँ पे ना खूब सारी सेल्स होती हैं, खूब सारी, मल्टीपल, जैसे याद है स्पोरोजीनस टिश्यू में खूब सारी सेल्स थी, यहाँ पे भी खूब सारी सेल्स हैं, और इन सेल्स को हम, इस एरिया को हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या बोलते हैं इसको अपन, न्यूसेलस। इस एरिया में खूब सारी सेल्स हैं। अब इन सेल्स से पूछा जाता है क्या आप फीमेल गैमेट बनाना चाहती हैं। तुमको पता है ना, देखो यार लड़के बहुत सारे काम इजीली करने को रेडी हो जाते हैं, है ना, सारी लड़कियां तो नहीं मानती हर काम करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे यही बहुत दुख की बात हो जाती है कि सारी की सारी सेल्स हाँ नहीं करती पॉलन फीमेल गैमेट बनाने के लिए, सारी की सारी हाँ नहीं करती, कुछ ही होती हैं। देखो ध्यान से सुनो, न्यूसेलस में सेल्स तो खूब सारी होती हैं, फिर उनसे पूछा जाता है क्या आप फीमेल गैमेट बनाना चाहेंगी, तो बोल देती हैं बहुत सारी तो नहीं, हमें नहीं बनाना। ठीक है, सिर्फ कुछ ही हाँ करती हैं। तो वो जो कुछ हाँ करती हैं सिर्फ वो ही पॉलन ग्रेन कहाँ से आ गया, जो सॉरी फीमेल गैमेट बनाएंगी। ठीक है, सो फीमेल गैमेट अल्टीमेटली कहाँ पे बनेगा, इधर की सेल में। और वो जो कुछ सेल्स हाँ करती हैं फीमेल गैमेट बनाने के लिए उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उन्हें हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो जैसे पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, इधर की साइड हम फीमेल को बोल देते हैं मेगास्पोर। देखो माइक्रोस्पोर नहीं, सॉरी, एक बार वापस नाम देखो। जैसे मेल के लिए हम माइक्रोस्पोर यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो भाई मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेट बनाने वाली सेल्स को हमने क्या बोल दिया, मेगास्पोर मदर सेल। तो एक चीज जो मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहती हूँ इसको खत्म करने से पहले, देखो
माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब होता है अपना पोलन ग्रेन, ठीक है। तो इसको बनाने वाली सेल क्या बन गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेल दिख रही है न्यूसेलस, इसके अंदर की जो सेल जो भी फीमेल गैमेट बनाएंगी उनको हम बोल देते हैं मेगास्पोर। क्यों भाई मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेट, और क्योंकि उसको बना रही है तो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर में कंफ्यूज मत हो जाना, हालांकि बोलने में कभी कभी हो जाता है, बट माइक्रो मतलब छोटा, मेल वाला जो सेल छोटा, मेगास्पोर बड़ा, तो फीमेल वाला सेल बड़ा, ठीक है। समझ आ गई ये बात। बस इस डायग्राम में से हमको यही मेन चीजें याद करनी थी। और अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, किस तरीके से फीमेल के गैमेट बनते हैं, कैसे अरेंज होता है, ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप आज के लेक्चर में आपको सारा कंटेंट समझ आया होगा। प्लांट के साथ की जर्नी में बहुत सारे टर्म्स याद करने के आते हैं, नो डाउट, बट जो मेन चीज़ें हैं वो आपको अगर पता है, देखो इस पेपर के अंदर डेफिनेटली कोई थ्योरेटिकल कंटेंट आपसे पूछने नहीं बैठेगा, बट जो अप्लाइड पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर रिप्रोडक्शन में बताए हैं, वो मेन यही है कि आपको माइटोसिस कब होना है, मियोसिस कब होना है, ये पता होना चाहिए। माइटोसिस से कितनी सेल बनती है, मियोसिस से कितनी सेल बनती है, कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, किस सेल का कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, ये मेन कंटेंट है, तुम्हें ये मेन पता होना चाहिए इस पूरे कंटेंट में से। उसके अपार्ट जो मैंने जितनी बातें बताई वो भी सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एज वेल एज यू एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।